नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले ईरान का डर, परमाणु ठिकानों पर हमले का सता रहा डर। ईरान को डर, अमेरिका कर सकता है हमला। ट्रंप और नेतन्याहू ले सकते हैं बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले ईरान को डर, परमाणु ठिकानों पर हमले का सता रहा डर। ईरान को डर, अमेरिका कर सकता है हमला। ट्रंप और नेतन्याहू ले सकते हैं बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले ईरान को डर। बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले ईरान को डर, परमाणु ठिकानों पर हमले कर डर जो है वो सता रहा है। ईरान को डर, अमेरिका कर सकता है हमला। ट्रंप और नेतन्याहू ले सकते हैं बड़ा फैसला। लेकिन क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने जा रहे हैं? जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। ट्रंप का ईरान में खौफ, ईरान पर हो सकता है हमला, परमाणु ठिकानों पर हमला हो सकता है। अमेरिका इजराइल मिलकर यह हमला कर सकते हैं। ट्रंप पर हमले का आरोप ईरान पर लगा था। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर जो 2 से 3 बार हमला हुआ, उसके आरोप ईरान के ऊपर लगे थे और ट्रंप ने कहा था कि मैं भूलता नहीं हूं। बिना नेटो अमेरिका हमला कर सकता है इजराइल की मदद के साथ। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है वो निशाने पर होगा, क्योंकि वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा खतरा, और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोक लगाना चाहते हैं। ईरान अमेरिका में अब आर पार हो सकता है। चलिए इस मुद्दे के साथ ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू करोड़ी सिंह जी। जो ये खबरें आ रही हैं सर, वाकई में इनमें कोई दम है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला ले सकते हैं? इजराइल के साथ मिलकर वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो वो उसके निशाने पर या तो इजराइल है या फिर अमेरिका है। सब देखिए राजेश जी, ट्रंप का जिस तरह का व्यक्तित्व है और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, उसको लेके कोई भविष्यवाणी करना या पहले से उनका क्या मूव होगा एंटिसिपेट करना मुश्किल है। और ये जेलेंस्की भी अभी रिसेंटली कह चुके हैं कि बहुत मुश्किल है कि अमेरिका किस रूप में मुझे सपोर्ट करेगी। तो लेकिन फिर भी हम उनका जिस तरह का दृष्टिकोण है अमेरिका को लेके, अमेरिका को जिस तरीके से वो महान बनाना चाहते हैं, तो उनका ये दृष्टिकोण है कि अतीत में जो अमेरिका की नीति रही उसमें अमेरिका का जो विश्व में भूमिका होनी चाहिए, उसमें अमेरिका का जो ऑनरेबल और एक ट्रस्टेड रोल होना चाहिए वो कमजोर हुआ है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि रशिया और चीन है वो प्राकृतिक दृष्टि से दुश्मन है, लेकिन उनको भी यूनाइट कर दिया अमेरिका की पॉलिसी की वजह से, वो दोस्त बने हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप का जो दृष्टिकोण है वो ये कह रहा है कि किसी भी युद्ध में मैं अमेरिका को नहीं जोड़ूंगा। ये पिछले टर्म में भी उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल की पीस ट्रीटी की, और चुनाव के प्रचार के दौरान भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मैं चुनाव जीता तो इमीडिएटली मैं युद्ध विराम कर दूंगा, शांति की स्थापना करूंगा, दोनों में, यूक्रेन में भी और इजराइल और हमास वाले मामले में भी। तो इस रूप में मुझे नहीं लगता कि ईरान में ट्रंप अटैक करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो अमेरिका को महान बनाने की नीति है उसमें वो अलग अलग शक्तियों को ईरान के अगेंस्ट में वो तैयार कर सकते हैं, कुछ अरब कंट्रीज को, उसका वो प्रयास करेंगे।
दूसरा यह है कि वो आंतरिक मामले में ईरान के वो रिजीम चेंज करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं, तो ये तो सब करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वार में इन्वॉल्व करना वो अमेरिका को बिल्कुल नहीं चाहते किसी भी रूप में। तो नहीं लगता कि अमेरिका कोई अटैक करेगा। अभी जो इजराइल और हमास में भी समझौता हुआ है उसमें इजराइल को कोई बहुत ज्यादा मिला नहीं है, न हमास को कुछ मिला है, क्योंकि हमास और इजराइल दोनों ये चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन न हो, एक स्टेट हो। हमास चाहते हैं पैलेस्टाइन रहे, इजराइल चाहता है इजराइल रहे। तो ऐसी स्थिति में दोनों को कुछ नहीं मिला, लेकिन पूरी दुनिया का जो ओपिनियन है, पूरी दुनिया ये चाहती है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। जो ओस्लो अकॉर्ड से बात शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक 2 स्टेट नहीं बन पाए हैं। तो निश्चित रूप से ट्रंप ये प्रयास करेगा किसी न किसी रूप में 2 स्टेट बने, लेकिन उसमें इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान न हो। तो वो इजराइल को कुछ ले देके या मनाने की कोशिश करेगा कि आप जो हमास का एरिया है गजा में उसको वापस विड्रा कीजिए, लेकिन विड्रा इजराइल नहीं करना चाहेगा। तो इजराइल और अमेरिका के बीच में कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन ईरान पे अटैक की संभावना ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के क्या तेवर रहते हैं। बिल्कुल सर, देखना होगा कि ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के क्या तेवर होते हैं। इजराइल हमास के बीच आज से सीज फायर, गजा में 15 महीने बाद जंग पर लगी रोक, दोबारा जंग शुरू करने का अधिकार है। इजराइल हमास के बीच आज से सीज फायर, बड़ी खबर इस वक्त की। गजा में 15 महीने बाद जंग पर लगी रोक, दोबारा जंग शुरू करने का अधिकार है, नेतन्याहू ने कहा। गजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास के बीच आज से सीज फायर, 15 महीनों के बाद जंग पर रोक लगी है, दोबारा जंग शुरू करने का अधिकार है, नेतन्याहू ने कहा। गजा जंग में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स। गजा में सीज फायर, 15 महीनों से चल रही जंग पर ब्रेक लगा, 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास ने रिहा किए 3 इजरायली बंधक, 3 फेज में शुरू होगा सीज फायर। पहले फेज में 33 बंधक रिहा होंगे। गजा से 700 मीटर पीछे हटेगी आईडीएफ, 700 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा आईडीएफ। 7 अक्टूबर 2023 से चल रही है जंग। चलिए करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, सीज फायर के लिए हमास इजराइल तैयार हैं, लेकिन क्या हमास के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है और कहीं एक बड़ी भूल तो नहीं कर रहा है इजराइल हमास को एक खुली छूट देकर? देखिए राजेश जी, जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, दोनों पे ही ट्रस्ट करना मुश्किल है, इजराइल पे भी हमास पे भी, क्योंकि दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है और उसमें दोनों स्टिक हैं। तो इजराइल लंबे समय से ये कह रहा था कि हमास को हम पूरी तरह फिनिश करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और हमास पूरी तरह सरेंडर करेगा तभी सीज फायर करेंगे। ये लंबे समय से इजराइल की पोजीशन थी। लेकिन अब जिस तरह के इजराइल के अंदर भी हालात बन रहे हैं, क्योंकि अंदर भी सीज फायर की डिमांड हो रही है, अंतरराष्ट्रीय स्थिति बदल रही है, अमेरिका में भी दूसरे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो इजराइल के लिए ये सीज फायर करना मजबूरी हो गया है। दूसरी तरफ हमास खत्म नहीं हुआ, हमास कमजोर हो गया है, तो हमास भी अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए सीज फायर के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस को हम देखें, पढ़ें डिटेल से, तो जो मई में सीज फायर हुआ था लगभग उससे मिलता जुलता है और वो बाद में आगे नहीं चल पाया। तो सीज फायर होना कोई समझौता नहीं है, सीज फायर तो एक समझौते की कंडीशन तैयार करना है कि अब ये हम बातचीत कर सकते हैं, तो एक बातचीत का वातावरण तैयार होगा। तो इस वातावरण में पहले भी कतर, इजिप्ट, अमेरिका वगैरह थे और अब भी अगर वो किस तरीके से ले जाते हैं तो अमेरिका क्या दिशा लेता है ये उस पर डिपेंड करेगा। और इजराइल के अंदर जिस तरह का दबाव है उसकी वजह से इजराइल में ये एहसास कर रहा है कि न मैं हमास को खत्म कर पाया,
हिजबुल्ला और सीरिया और यमन, सब जगह मैंने अपना विस्तार कर लिया है संकट का और तनाव का। तो उस विस्तारित तनाव को कैसे मैनेज करे, इजराइल के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि इजराइल की आर्मी इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन आजकल युद्ध में दो बहुत बड़े एक साधन हथियार के रूप में हो रहे हैं, एक ड्रोन है, एक मिसाइल है। तो अब ड्रोन और मिसाइल ही युद्ध का साधन है, सैनिक उस तरह का साधन नहीं है। तो इजराइल अभी तक हमास से तो समझौता हो गया, लेकिन हुती से है, सीरिया में किस तरह का स्थायित्व आता है, सीरिया में रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस कैसे चलती है, अभी बहुत सी बातें होना बहुत कुछ होना बाकी है। बिगिनिंग अच्छा हो सकता है, ये हम कह रहे हैं सही, लेकिन सही रास्ते की तरफ एक कदम रखा है। जी बिगिनिंग अच्छी है, अंत भी अच्छा हो, ये जरूरी है। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का विरोध, पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पे उतरे प्रदर्शनकारी। एलन मस्क के खिलाफ भी नारे लगाए गए। 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का विरोध, पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पे उतरे प्रदर्शनकारी। एलन मस्क के खिलाफ भी नारे लगाए गए। 20 जनवरी को यानी कि कल शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार और फिर क्रोडी सिंह जी के पास हम चलेंगे। ट्रंप की शपथ का विरोध, अमेरिका में सड़कों पर विरोध, हजारों लोगों ने किया विरोध। पीपल्स मार्च बैनर के तले यह विरोध किया गया। ट्रंप की नीतियों का विरोध, एलन मस्क के खिलाफ जमकर नारेबाजी। शपथ के लिए वॉशिंगटन पहुंचे ट्रंप। 100 नए आदेशों पर शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप साइन भी करेंगे। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। क्रोडी सिंह जी, यही लोकतंत्र की महानता है कि आप जो राष्ट्रपति चुनकर आ रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यही लोकतंत्र को एक खास बनाता है। देखिए राजेश जी, लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी ब्यूटी है कि वहां जन आंदोलन होते हैं और जन आंदोलन से समाज को नई दिशा मिलती है। क्योंकि चुनाव लोकतंत्र में एक फिक्स टर्म के लिए होते हैं, 4 साल में या 5 साल में या 6 साल में एक बार होते हैं। तो एक बार चुनाव होने के बाद में जिनको सत्ता मिले वो स्वेच्छाचारी नहीं हो, निरंतर उनको मॉडरेट किया जाए, निरंतर उन पे नियंत्रण रहे। इसके लिए जन आंदोलन प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी खासियत है। और उस खासियत में जब वो जन आंदोलन एक पोलराइजेशन की, एक तरह ध्रुवीकरण की तरफ चले जाते हैं और हिंसक हो जाते हैं, तो वहां प्रजातंत्र को संकट आ जाता है। तो अमेरिका में आज की स्थिति हम देखें तो ट्रंप के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है कि जो जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है अमेरिकन समाज का, वो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकन रिपब्लिक के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी उनकी नीति। लेकिन ट्रंप ने जो दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाया है वो एक मार्वलस चीज है। एक तरफ तो जो अल्ट्रा रिच है, जो कि बाइडेन ने अपने विदाई भाषण में भी कहा कि अमेरिका में एक ओलिगार्की इमर्ज हो रही है जो अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है, अल्ट्रा रिच है वो अमेरिका के लिए खतरा है, तो उनको भी संतुष्ट किया है ट्रंप ने। और दूसरी तरफ जो जन सामान्य अमेरिकन है, जो वहां के नेटिव अमेरिकन है या जन सामान्य है, जो गरीब अमेरिकन है, उसको भी ये आश्वस्त किया है कि हम आपको जॉब देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आप मजबूत होंगे। लेकिन अब जो संकट इतना ही नहीं है, संकट और बढ़ेगा। और अमेरिका में क्या है कि स्टेट है, प्रोविंस है, वो ऑटोनोमस ज्यादा है, भारत की तरह से नहीं है। तो अब जब ट्रंप अपनी नीति लागू करने की कोशिश करेंगे और वो ये कह रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको डिपोर्ट करने के लिए हम फैक्ट्रीज पे, कंसर्न्स पे रेड मारेंगे और जरूरत हुआ तो मिलिट्री भी यूज करेंगे, तो स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, मुझे उससे ज्यादा आशंकाएं लगती हैं। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्न स्टेट है वो इसका रेजिस्टेंस करेंगे और वो लेजिटिमाइज सरकार है उन स्टेट्स की, डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो एक तरफ तो स्टेट की लेजिटिमाइज सरकार,
एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट वो भी लेजिटिमाइज्ड है। तो इन दो सरकारों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो अमेरिका के जन सामान्य के बीच में जो ध्रुवीकरण है उससे भी ज्यादा खतरनाक होता लग रहा है। अब ये तो भविष्य बताएगा, केवल ट्रंप को लेके या एलोन मस्क को लेके नहीं, जो इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस और एफबीआई के हैं, तुलसी गैबार्ड और काश पटेल को लेके वहां बहुत कैंपेन चल रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इनको अप्रूव किया जाए, ये बहुत अच्छे हैं, सेनेटर से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका विरोध हो रहा है कि इनको बिल्कुल अप्रूव नहीं किया जाए, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इनका अपॉइंटमेंट को सीनेट ने अप्रूव कर दिया तो इस बात को लेके सीनेट को जिस तरह पोलराइज किया जा रहा है, कैंपेन चल रहा है, सिग्नेचर कैंपेन, और ये भी कहा जा रहा है कि अपने अपने सीनेटर से कांटेक्ट करो और इनका विरोध करो। तो जिस तरह का कैंपेन चल रहा है वो बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ जा रहा है। जी लेकिन देखना होगा क्या कुछ अमेरिका में होता है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अफ्रीका पर अब व्लादिमीर पुतिन की नजर। अफ्रीका के देशों में रूस बना रहा सैन्य बेस। फ्रांस की वापसी के बाद रूस की भूमिका बढ़ चुकी है। जंग का नया अखाड़ा बन सकता है अफ्रीका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफ्रीका पर अब व्लादिमीर पुतिन की नजर। अफ्रीका के देशों में रूस बना रहा सैन्य बेस। फ्रांस की वापसी के बाद रूस की भूमिका बढ़ी। जंग का नया अखाड़ा बन सकता है अफ्रीका। अफ्रीका पर अब व्लादिमीर पुतिन की नजर। अफ्रीका के देशों में रूस बना रहा सैन्य बेस। फ्रांस की वापसी के बाद रूस की भूमिका बढ़ चुकी है। जंग का नया अखाड़ा बन सकता है अफ्रीका। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अफ्रीका पर रूस की नजर। अफ्रीका में लगातार बना रहा सैन्य बेस। अफ्रीका से फ्रांस के निकलने के बाद रूस को यह मौका मिला है। यूरोप के दबदबे को अफ्रीका में कम कर रहा रूस। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में रूस की सेना जो है अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है। अफ्रीका के खनिजों पर रूस की नजर है। अमेरिका यूरोप को खल रहा है, वहां पर रूस। अफ्रीका को लेकर जो है अब टेंशन बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अफ्रीका बन सकता है अब जंग का मैदान। करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, जिस प्रकार से हमने देखा मिडल ईस्ट में जब रूस और यूरोप आमने सामने हुए तब टेंशन बढ़ी। हमने सीरिया के अंदर भी देखा, अफगानिस्तान में भी देखा। क्या कुछ वैसे हालात अब आने वाले वक्त में हम अफ्रीका में भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से रूस अपनी मौजूदगी को अब अफ्रीका में दर्ज कराने लगा है? सब देखिए राजेश जी, एक तो आपने कहा कि फ्रांस वापस आ रहा, वापसी हो रही है फ्रांस की। मुझे नहीं लगता फ्रांस की वापसी हो रही है। फ्रांस पुनः एक्टिव हो रहा है। इंडो पैसिफिक में भी भारत के साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। पहले फ्रांस एक्टिव नहीं था। इसी तरह से लेबनान में, यमन में, सीरिया में, जो कि फ्रांस की कॉलोनी रहे हैं पहले, तो फ्रांस अपना जो विड्रा करने की बात तो सही नहीं है। लेकिन आपका जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या रशिया की प्रेजेंस से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। देखिए, रशिया आज जिस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है यूक्रेन में, रशिया बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं बनेगा। निश्चित रूप से जो वेगनर आर्मी का बेस था वो अफ्रीका ही था। वेगनर आर्मी वहीं से रेज हुई थी, अफ्रीका से। तो रशिया का बेस तो पहले से है, सैन्य बेस है। चीन का आर्थिक दबदबा बहुत है अफ्रीका में। आज भारत भी अपने तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि रशिया वर्सेज यूरोप, रशिया वर्सेज अमेरिका होगा। इसमें भारत भी प्लेयर है, चीन भी प्लेयर है, फ्रांस भी प्लेयर है, यूरोपियन यूनियन भी प्लेयर है, अमेरिका भी प्लेयर है अफ्रीका में। तो सब अपना अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का होगा। और रशिया इस समय जिस तरह फंसा हुआ है, इतना हाइपर एक्टिव भी अफ्रीका में नहीं हो पाएगा आज की स्थिति में। तो मुझे नहीं लगता कि आप जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट वहां एंटीसिपेट कर रहे हैं वो आज की स्थिति में अफ्रीका में हो पाएगा। जी राजेश। ठीक है सर, लौटता हूं सर। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर, भारत तालिबान रिश्तों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारत तालिबान दोस्ती पर चीन पाकिस्तान की नजर। अमेरिकी डीप स्टेट भी बिगाड़ सकता है खेल। भारत तालिबान दोस्ती से टेंशन में आया पाकिस्तान। तालिबान विदेश मंत्री से मिले थे विक्रम मिस्री। भारत तालिबान दोस्ती पर चीन पाकिस्तान की नजर। अमेरिका का डीप स्टेट भी खेल बिगाड़ सकता है। भारत तालिबान दोस्ती से टेंशन में है पाकिस्तान। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। भारत तालिबान दोस्ती से टेंशन, पाकिस्तान चीन अमेरिका परेशान नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में एक्टिव हो सकता है अमेरिका का डीप स्टेट। दोस्ती में दखल देना चाहता है यह डीप स्टेट। तालिबान भारत से टेंशन में पाक की एयर स्ट्राइक का भारत ने विरोध किया था। तालिबान को मिला था भारत का साथ। चीन को आभास बीआरआई में हो सकता है दखल। तालिबान ने मांगी हेल्थ सेक्टर में मदद। भारत तालिबान की मदद के लिए तैयार। अमेरिका को सता रहा अनोखा डर। अमेरिका को लगता है कि अलकायदा को फिर से तालिबान खड़ा कर सकता है। हम करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, भारत तालिबान के रिश्ते हमने देखा किस प्रकार से हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तालिबान के विदेश मंत्री मुताकी के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद इस प्रकार की खबरें आना कि अमेरिका का डीप स्टेट चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार इस कोशिश में है कि कैसे ना कैसे करके भारत तालिबान के रिश्तों में एक दूरी पैदा की जाए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। देखिए राजेश जी, आपने पाकिस्तान और अमेरिका के डीप स्टेट को एक ही पेज पे रखा है। स्थिति वैसी नहीं है। जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तब अमेरिका ने भारत को न्योता दिया था कि आप मिलिट्रीली इन्वॉल्व होइए, हमारी मदद कीजिए, अफगानिस्तान में अपनी भूमिका निभाइए। भारत ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम कोई सैनिक हमारा नहीं भेजेंगे, लेकिन अफगानिस्तान में मानवीय मदद होनी चाहिए। विकास में जो कुछ कर सकते हैं या वहां के रिकंस्ट्रक्शन में जो भूमिका निभा सकते हैं वो निभाएंगे। वो भारत ने निभाई भी। आज भी वहां का संसद भवन है, वो भारत की ही देन है। तो अफगानिस्तान का आवाम भारत के प्रति बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण रखता है, उनका अच्छा रुख है। तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का प्रभाव बढ़े और हिंदुस्तान का वहां कम हो। इनफैक्ट अमेरिका ये चाहेगा कि भारत अफगानिस्तान के रिश्ते ठीक हो, जिससे पाकिस्तान का प्रभाव कम हो। क्योंकि अमेरिका अगर डीप स्टेट रोल प्ले करेगा तो अमेरिका का डीप स्टेट ये करेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ रहा है और उसके थ्रू अफगानिस्तान में पाकिस्तान चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो आपने जिसको एक पेज पे रखा, मुझे वैसी स्थिति नहीं होती लग रही है। अमेरिका इनफैक्ट भारत के रोल को अप्रिशिएट करेगा और अमेरिका का दृष्टिकोण आज ये होगा कि चीन और पाकिस्तान को कैसे न्यूट्रलाइज किया। दोनों की एक दूरी बन रही है। तो अमेरिका ये चाहेगा कि चीन का प्रभाव कम हो और उसके लिए अभी वर्ल्ड बैंक ने जो 50 या 40 बिलियन डॉलर का जो पैकेज दिया है 10 साल के लिए, वो इसी का ही एक परिणाम है कि चीन का जिस तरह आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है, चीन अपने सैनिक भी भेजना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान पूरी तरह चीन पे निर्भर हो गया तो चीन पाकिस्तान को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में अफगानिस्तान में भी यूज करेगा और भारत के अगेंस्ट में भी यूज करेगा। तो अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से निकाला जाए। अमेरिका की भूमिका इस तरह की हो सकती है। भारत विरोधी भूमिका अफगानिस्तान में मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है और इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा, अमेरिका का इंटरेस्ट हर्ट होगा इससे। इसलिए मुझे नहीं लगता अमेरिका इस स्थिति में जाएगा और ट्रंप का जैसा व्यक्तित्व है उसमें तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। जी राजेश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।